नमस्ते इन्वेस्टर्स। क्या आपको पेटीएम का आईपीओ याद है? लिस्टिंग होते ही 2 दिन में स्टॉक 30% डाउन आ गया था और विद इन फर्स्ट 4 मंथ 70% नीचे। अब मार्केट में एक बहुत बड़ा फिनटेक आईपीओ आने वाला है जो है फोन पे का आईपीओ। लोगों को ऐसा लग सकता है कि फोन पे और पेटीएम सेम सी ही कंपनीज हैं, बट फंडामेंटली फोन पे एक बहुत ही अलग कंपनी है। फोन पे का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू स्ट्रक्चर और रिस्क प्रोफाइल पेटीएम से काफी अलग है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो हर चीज जो एक इन्वेस्टर को फोन पे के आईपीओ में अप्लाई करने या ना करने से पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फोन पे का बिजनेस मॉडल क्या है। और आप सोचो, उससे पहले ही मैं बता दूं कि फोन पे सिर्फ एक यूपीआई ऐप नहीं है। यूपीआई सिर्फ उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आज इंडिया में जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं लगभग आधे फोन पे के थ्रू होते हैं। तो क्लियरली फोन पे इस स्पेस में एक मार्केट लीडर है। इस मार्केट लीडरशिप का फोन पे को बहुत फायदा भी है। जब लोग रोज रोज फोन पे ऐप को यूज करते हैं यूपीआई पेमेंट्स के लिए तो उनको ऐप की आदत लग जाती है। बट जो P2P यूपीआई पेमेंट्स हैं, जैसे आप और मैं एक दूसरे को जब यूपीआई से पेमेंट्स करते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन है। इससे फोन पे को कोई फायदा होता ही नहीं है। फोन पे का रेवेन्यू प्राइमरीली 3 जगह से आता है। पहला, जब शॉप पे कोई मर्चेंट क्यूआर स्कैन करके आप पेमेंट करते हो, दुकान वालों से फोन पे कुछ चार्जेस लेता है। दूसरा, बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्जेस, पेमेंट गेटवे जैसे सर्विसेज, ये भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू लेके आते हैं। और तीसरा, और जो फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे लोन्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज। फोन पे यहां लीड्स जनरेट करता है और बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन कमाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यूपीआई फोन पे को यूजर्स देता है और लोन्स और इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट से फोन पे फ्यूचर में पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं सेम यूजर्स से जिनको यूपीआई की वजह से ऐप पे ऑनबोर्ड किया था। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि फोन पे का बिजनेस मॉडल है क्या। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन पे के आईपीओ की। और इस आईपीओ के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये एक प्योर ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ से कोई भी फ्रेश कैपिटल रेज नहीं किया जाएगा जो कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए यूज करे। सारा पैसा प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स के पास जाएगा जो इस आईपीओ में अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं। फोन पे का प्रमोटर है वॉलमार्ट जो अपना 9% स्टेक सेल करने वाला है, लेकिन इसके बाद भी वॉलमार्ट मेजॉरिटी ओनर ही रहेगा, लगभग 63% स्टेक के साथ। फोन पे के बाकी 2 अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स माइक्रोसॉफ्ट और टाइगर ग्लोबल, ये फोन पे को फुल्ली एग्जिट कर रहे हैं और इनका कोई स्टेक नहीं बचेगा। और एक रिस्क फैक्टर यहां पे ये है कि वॉलमार्ट के पास अभी भी फोन पे का सिग्निफिकेंट स्टेक है। तो पोस्ट आईपीओ यानी 6 महीने बाद ऐसा हो सकता है कि वॉलमार्ट अपना स्टेक फर्दर रिड्यूस करे और ऐसा होने पे मार्केट परसेप्शन शेयर प्राइस को थोड़ा नीचे ड्रैग कर सकता है और इन्वेस्टर्स को इस रिस्क से अवेयर होना चाहिए। अभी यहां तक आपके माइंड में सवाल आया होगा कि इस प्योर ओएफएस आईपीओ का कंपनी का तो कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि सारा पैसा तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। तो इस आईपीओ का पॉइंट क्या है? अब इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। ओएफएस आईपीओ एक तरह का लिक्विडिटी इवेंट होता है जो अर्ली इन्वेस्टर्स को एक ट्रांसपेरेंट एग्जिट देता है कंपनी से। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कंपनी को फ्रेश कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, अब वो अपने एग्जिस्टिंग फंड से ही फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। और एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि इन्वेस्टर्स को अब बेटर और दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए भी वो एग्जिट करना चाहते हैं। अब ओएफएस आईपीओस की परफॉर्मेंस को बेटर समझने के लिए मैंने 2023 से लेकर 2025 तक सभी प्योर ओएफएस आईपीओस की लिस्ट बनाई और कुछ ट्रेंड्स नोटिस किए। अब आपको स्क्रीन पे 2023 के सभी आईपीओस दिख रहे होंगे जो प्योर ओएफएस थे। इसमें आप नोटिस करो कि 8 में 6 आईपीओस ने आईपीओ से लेकर अभी तक पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और आज तक 2 ने नेगेटिव। अब आते हैं 2024 के ओएफएस आईपीओस पे और इस लिस्ट में 14 में से 8 आईपीओस ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं अभी तक। और अब थोड़ा और रिसेंट आते हैं, पिछले साल के सभी ओएफएस आईपीओस को देखते हैं। और 2025 में टोटल 17 ओएफएस आईपीओस थे जिसमें से 9 ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और 2 के सिंगल डिजिट रिटर्न्स हैं। तो इस रिसर्च का कंक्लूजन ये था कि शॉर्ट टर्म में ओएफएस आईपीओस के अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, बट मिड टर्म में अगर बिजनेस ग्रो कर जाता है तो ओएफएस आईपीओस इवेंचुअली अच्छा परफॉर्म कर ही जाते हैं। यहां पे आपके लिए लेसन ये है कि एक अच्छी कंपनी जरूरी नहीं है कि आईपीओ के टाइम भी फेयरली वैल्यूड हो, उसमें फ्यूचर में भी एंटर करने के आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अब फोन पे की डिस्कशन पे वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं फोन पे की बैंक्स पे डिपेंडेंसी फॉर यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर।
पहले एक सिंपल फैक्ट, फोन पे के पास खुद का बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए फोन पे डायरेक्ट यूपीआई सिस्टम एक्सेस नहीं ले सकता। यूपीआई चलाने के लिए फोन पे को स्पॉन्सर बैंक्स चाहिए होते हैं। आज के टाइम पे फोन पे 3 बैंक्स के थ्रू यूपीआई ऑपरेट करता है, यस बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब आप फोन पे से पेमेंट करते हो तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन इन बैंक्स के नेटवर्क पे रन होती है। फोन पे सिर्फ एक फ्रंट एंड ऐप है। अब ये डिपेंडेंसी इशू क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है जब कंट्रोल आपके पास ना हो। अगर किसी स्पॉन्सर बैंक में कोई टेक्निकल इशू आ जाए, आरबीआई या एनपीसीआई किसी बैंक पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे या बैंक लेवल कंप्लायंस इशू हो, तो फोन पे का यूपीआई फ्लो डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है, चाहे फोन पे ने खुद कोई गलती की हो या नहीं। यानी फोन पे का कोर प्रोडक्ट यूपीआई पेमेंट्स थर्ड पार्टी बैंक्स के हेल्थ और कंप्लायंस पे डिपेंड करता है, और ये एक स्ट्रक्चरल इशू है, ना कि कोई शॉर्ट टर्म रिस्क। अब रिस्क की बात चल ही रही है तो एक सबसे बड़ा बट अनलाइकली रिस्क भी डिस्कस करते हैं, और वो है एनपीसीआई का 30% मार्केट कैप प्रपोजल। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ही यूपीआई सिस्टम का ओनर और ऑपरेटर है। रूल्स, लिमिट्स और फ्रेमवर्क सब एनपीसीआई डिसाइड करता है। एनपीसीआई का प्रपोजल ये कहता है कि कोई भी एक यूपीआई ऐप दिन के टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शंस का 30% से ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता। मार्केट शेयर यहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे मेजर होता है, ना कि रेवेन्यू या यूजर्स के बेसिस पे। आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है? फोन पे 45 to 47% ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है, गूगल पे 35% के आसपास, और बाकी सब मिलके 20%। मतलब अगर ये प्रपोजल एक्चुअल रूल में स्ट्रिक्टली अप्लाई हो जाता है तो फोन पे और गूगल पे दोनों को अपना स्केल आर्टिफिशियली लिमिट करना पड़ेगा। एनपीसीआई ने इंप्लीमेंटेशन को मल्टीपल टाइम्स डेफर किया है। लेटेस्ट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डेडलाइन दिसंबर 2026 के अराउंड पुश की गई है, और अगर फ्यूचर में 30% कैप एनफोर्स होता है, फोन पे का कोर यूपीआई ग्रोथ नेचुरली लिमिट हो जाएगा। न्यू यूजर्स ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, और न्यू यूजर्स नहीं तो अपने सब्सिडरी बिजनेसेस से रेवेन्यू भी नहीं। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में इस रूल का इंप्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये रूल फ्री मार्केट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है। एक फ्री मार्केट में जो प्रोडक्ट ज्यादा रिलायबल है, जो ज्यादा वैल्यू देता है, वो नेचुरली ग्रो करता है। मार्केट खुद ही डिसाइड करती है कि विनर कौन है। आज फोन पे और गूगल पे इसलिए डोमिनेंट है क्योंकि यूजर्स को इन एप्स पे मिलता है बेटर अपटाइम, बेटर सक्सेस रेट और फास्टर रिफंड्स। और अगर 30% रूल लग गया और किसी ऐप की डेली 30% लिमिट रीच हो गई तो आपको मैसेज आएगा, यूज अनदर यूपीआई ऐप, दिस ऐप हैज रीच्ड 30% लिमिट, या ऐसा कुछ। ये यूपीआई का एक्सपीरियंस ही खराब करता है, और हर बार यूपीआई करने से पहले अगर यूजर को ये चेक करना पड़े कि अब कौन से यूपीआई ऐप में लिमिट बची है, तो ये तो यूपीआई के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिस वजह से एनपीसीआई अपनी रूलिंग हमेशा पोस्टपोन और डिले कर देता है, और फ्यूचर में भी इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही अनलाइकली है। अब रिस्क्स की काफी बात हो गई, अब बात करते हैं फोन पे के सबसे मेन ग्रोथ ड्राइवर की, यानी इनका लेंडिंग और इंश्योरेंस बिजनेस। आप फोन पे को एक बिजी हाईवे समझ लो, रोज करोड़ों लोग इस हाईवे से गुजरते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है इस हाईवे से आप टोल नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप हाईवे के साइड में पेट्रोल पंप, ढाबा और सर्विस सेंटर्स खोल दो तो वहां से तो रेवेन्यू कमा ही सकते हो। लेंडिंग और इंश्योरेंस फोन पे के लिए एग्जैक्टली वही ढाबा और पेट्रोल पंप है। FY23 में लेंडिंग और इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% के आसपास था। FY25 तक ये जंप करके लगभग 8% हो गया, और ये फोन पे के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स में से एक है। फोन पे के पास ऑलरेडी यूजर का स्पेंडिंग बिहेवियर है, मर्चेंट का ट्रांजैक्शन डेटा है, रिपीट यूजेज और ट्रस्ट है। इस डेटा के ऊपर लोन और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करना यूपीआई से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एक सक्सेसफुल लोन या इंश्योरेंस पॉलिसी हजारों यूपीआई ट्रांजैक्शन से ज्यादा रेवेन्यू ला सकती है, लेकिन रिस्क यहां भी है। अगर लेंडिंग और इंश्योरेंस स्केल नहीं हुआ और यूपीआई पे रेगुलेटरी लिमिट्स आ गई तो फोन पे के ग्रोथ का हाईवे कुछ ऐसा दिख सकता है। बट अगर फोन पे इस बिजनेस को ग्रो करता है तो यहां फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। लेंडिंग और इंश्योरेंस दोनों ही इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में हाई ग्रोथ सेगमेंट माने जाते हैं। और अब बात करते हैं फोन पे की फाइनेंशियल हेल्थ और वैल्यूएशन की। FY 2025 में फोन पे ने 7100 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जनरेट किया, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो चुका है। मतलब डे टू डे ऑपरेशन से कंपनी पैसा कमा रही है और अपना खर्चा खुद उठा पा रही है। ये करंटली तो एक पॉजिटिव सिग्नल है।
बट फोन पे अभी भी नेट लॉस में है। अकाउंटिंग लेवल पे फोन पे ने FY25 में 1700 करोड़ प्लस का नेट लॉस रिपोर्ट किया। इसका सबसे बड़ा रीजन है ESOP कॉस्ट, यानी एम्प्लॉइज को दिए गए स्टॉक ऑप्शंस। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लॉस की तरह शो होता है। और क्योंकि फोन पे प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए इसके वैल्यूएशन के लिए पी रेशियो तो यूज नहीं कर सकते। तो एक रफ आइडिया लगाने के लिए यूज करते हैं PS रेशियो, यानी प्राइस टू सेल्स रेशियो। अगर फोन पे 1.25 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे लिस्ट होता है, जो कि मार्केट का अनुमान है, तो इसका प्राइस टू सेल्स लगभग 17x बनता है, जो कि काफी हाई है। ये वैल्यूएशन तभी जस्टिफाई होगी जब फोन पे यूपीआई के अलावा लेंडिंग, इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस से स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू बना पाए। आज फोन पे का एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर तो कोई लिस्टेड नहीं है, बट 4 बहुत ही सिमिलर कंपनीज लिस्टेड हैं। और अब मैं आपको उनके प्राइस टू सेल्स रेशियोज बताता हूं और आपको आइडिया लग जाएगा कि फोन पे का फेयर PS रेशियो कितना होना चाहिए। सबसे पहला है पेटीएम, जिसका IPO 36 के PS रेशियो पे हुआ था और आज ये 10 के PS रेशियो पे है। फिर है पॉलिसी बाजार, जो कमीशन बेस्ड इंश्योरेंस बिजनेस में एक लीडर है और इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो है 11। फिर है पाइन लैब्स, जिसका IPO रिसेंटली हुआ है और ये एक पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर है 11 के PS रेशियो के साथ। और एक लास्ट में बहुत ही छोटी कंपनी है मोबीक्विक, जो 1.5 के PS रेशियो पे है। अब आप कमेंट्स में बताना कि फोन पे का आइडियल PS रेशियो कितना होना चाहिए। वीडियो खत्म करने से पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, जो है इंडस ऐप स्टोर। इंडस ऐप स्टोर एक मेड इन इंडिया एंड्रॉइड ऐप मार्केट प्लेस है, जो गूगल प्ले स्टोर का ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रहा है। आइडिया थ्योरेटिकली अच्छा है, लोकल इकोसिस्टम, इंडियन डेवलपर्स, रीजनल फोकस, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्पेस बहुत ही कंपेटिटिव है। गूगल प्ले का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्टिव है, यूजर्स भी वही हैं और डेवलपर्स भी। फोन पे ने इंडस ऐप स्टोर के लिए 684 करोड़ का गुडविल बुक्स में डाल दिया है। मतलब कंपनी ऑलरेडी अज्यूम कर रही है कि ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर में काफी वैल्यू क्रिएट करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गुडविल तब क्रिएट होता है जब कोई कंपनी किसी बिजनेस या एसेट के लिए उसकी एक्चुअल अर्निंग पावर से ज्यादा प्राइस पे करती है। ये बेसिकली एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती है कि आगे चलकर ये एसेट या ब्रांड यूजर्स या प्रॉफिट जनरेट करेगा। प्रॉब्लम ये है कि गुडविल रियल कैश या टेंजिबल एसेट नहीं होता। अगर बिजनेस परफॉर्म नहीं करता तो ये गुडविल बाद में राइट ऑफ भी हो सकता है। FY25 में न्यू प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंडस ऐप स्टोर से रेवेन्यू आया था सिर्फ 29 करोड़, जो टोटल रेवेन्यू का 0.4% भी नहीं बनता। यानी कैपिटल और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, पर मोनेटाइजेशन अभी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो बेसिकली इंडस ऐप स्टोर एक लॉन्ग टर्म बेट है, लेकिन अभी के नंबर्स के हिसाब से ये एक एक्सट्रीमली हाई रिस्क लो विजिबिलिटी एग्जीक्यूशन स्टोरी है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली तो अब इसको फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर बहुत ही सिंपल है। फोन पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, मार्केट लीडर है और हाई यूजेज प्लेटफॉर्म है, लेकिन IPO के टाइम पे ये कंपनी जीरो रिस्क या श्योर शॉट बेट तो नहीं है। बिजनेस का फ्यूचर लार्जली डिपेंड करता है 2 चीजों पे। पहला, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी इन UPI इकोसिस्टम, और दूसरा, लेंडिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस का एग्जीक्यूशन। वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी काफी अग्रेसिव हैं और कुछ बेट्स जैसे इंडस ऐप स्टोर अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज पे हैं। इसलिए फोन पे IPO में इन्वेस्ट ब्लाइंडली हाइप के बेसिस पे नहीं, बल्कि वैल्यूएशन और रिस्क को समझ के करना चाहिए। आपका इस IPO को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना।